नमस्कार, आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। खबरों का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देहरादून के IRT सभागार में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर धामी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को नया मुकाम और नई ऊंचाइयां दी। वे एक सामान्य आम परिवार से थे, लेकिन अपने खेल के दम पर उन्होंने दुनिया में कई लोगों के दिलों पर राज किया और आज भी कर रहे हैं। हम उनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं ताकि उनका काम सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहे। यहाँ खेल के मैदान में इस प्रकार की हमारी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो रहे, उसके साथ साथ हमारे जीवन में भी ये भावना लगातार अनवरत रूप से चलेगी। आज इस देश के हम महानतम खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से जानते थे, उनका जन्म दिवस है और इस महान खिलाड़ी के जयंती के अवसर पर मैं मेजर ध्यानचंद जी को नमन करता हूं कि उनके द्वारा जो शानदार खेल और शानदार एक के बाद एक, अभी हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन जब देख रहे थे, जब वीडियो में दिख रहा था किस प्रकार से उन्होंने जर्मनी में अनेक दुनिया के देशों में जाकर जो प्रदर्शन किया वह हम सब के लिए अनुकरणीय है और भारतीय हॉकी को भी एक नया मुकाम, नई ऊंचाई देने का काम मेजर ध्यानचंद जी ने किया। और ध्यानचंद जी सैन्य पृष्ठभूमि वाले एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन अपने खेल के दम पर उन्होंने दुनिया भर के लाखों दिनों पर राज किया और आज वहीं उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कई बड़े कदम उठा रही है। इसी के तहत प्रदेश में नई खेल नीति भी बनाई गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 98 पदक विजेता खिलाड़ियों को राजधानी देहरादून में सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही, साथ ही सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार की राशि भी प्रदान की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश के 6 विभागों में नौकरी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हम पदक विजेता खिलाड़ियों को अलग अलग तरीके से सम्मानित भी कर रहे हैं। खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना आज प्रारंभ की गई है और इसके साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए दैनिक भोजन भत्ता जो 250 रुपये था उसको बढ़ाकर 480 रुपये प्रतिदिन करने का भी हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है। साथ में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, जो साधारण किराया और स्लीपर रेल से जाया करते थे, उसको बढ़ाते हुए AC 3 टायर और ट्रेन में AC बस दोनों की जो है आगे उसका आगे व्यवस्था की जाएगी। इसमें आज इसकी घोषणा की है। साथ में महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में 200 बेड का छात्रावास भी बनाया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर खिलाड़ियों को अब जो रहते हैं उनके लिए जो है रहने की कोई समस्या न बने। साथ में हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेबू पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों के लिए 50 बेड का छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए भी आप खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर मुझसे प्रश्न कर लें। क्या माने तैयारी चल रही है मैडम, लेकिन क्या माने मंत्री रहते काम नहीं कर पा रहे हैं क्या मैडम? क्या माने मंत्री रहते हुए काम नहीं कर, प्रदेश में नहीं कर पा रहे हैं, लोकसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं? 38वें खेल दिवस के लिए ग्राउंड में चिन्हित किए जा रहे थे, उसमें इलेक्शन भी है लोकसभा का, लेकिन हमारे पास अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था कुछ हम कर रहे हैं या फिर क्या व्यवस्था हो पाई ग्राउंड को लेकर के, कुछ हमने प्लानिंग किया उसके लिए? देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने के लिए मैं समझती हूँ कि धामी जी ने पूर्णतः विभाग को स्वतंत्रता दी है और हम लोग अवस्थापनाओं के विकास में 90 से 95% तक अवस्थापनाएं किए जा चुका है। और मैं यह मानती हूँ कि जिस प्रकार से आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं तो यह विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। खेल, राष्ट्रीय खेल सफलतापूर्वक और जिस प्रकार से गुजरात ने किया है, ठीक उसी तर्ज पर उत्तराखंड भी करके दिखाएगा और अपनी क्षमताओं का जो है वहाँ अपना परिचय देगा, ऐसा विश्वास रखते हैं।
वहीं मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ बागेश्वर उपचुनाव की जंग तेज हो चली है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सितंबर तक बागेश्वर में ताबड़तोड़ जनसभाएं और चुनाव प्रचार करेंगे। बागेश्वर रवाना होने से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने अल्मोड़ा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। ये कांग्रेस के लोगों ने और बागेश्वर के लोगों ने भी एक चुनौती के रूप में लिया है। लोग उत्तराखंड जो 2022 में परिवर्तन नहीं ला पाया, अब बागेश्वर के साथ उस परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं और भाजपा के कुशासन को उखाड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। और बागेश्वर ने हमेशा कांग्रेस को कष्ट के समय में, चुनौती के समय में, आज़ादी की लड़ाई हो, आज़ादी के बाद हो, हमेशा ताकत दी है, शक्ति दी है। और मुझे भरोसा है कि बागेश्वर की जनता जनार्दन फिर हमको शक्ति देगी। हमारा ऐतिहासिक रिश्ता है बागेश्वर से। सरयू के बगड़ पर एक कांग्रेस के बुजुर्ग थे जिन्होंने कुली बेगार आंदोलन उतार के रूप में एक अभिनव स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा था जो है। तो गांधी ने उस रिश्ते को और पुष्ट किया। अनाशक्ति आश्रम से स्वराज आश्रम बागेश्वर तक नुमा इस्लाम पहुंचकर। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बागेश्वर प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बागेश्वर चुनाव बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। उन्होंने कहा कि लगातार 4 बार चंदन राम दास वहां से विधायक रहे हैं और अब उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, वहीं संगठन का कार्य भी पार्टी हक में हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का अपना उम्मीदवार ही बीजेपी में आ गया। कांग्रेस को अपनी ही पार्टी में विश्वास नहीं था, इसीलिए कांग्रेस ने आप पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दे दिया। क्या कुछ स्थिति बागेश्वर में चुनाव मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंच रहे, 2-3 प्रदेश देखने पहुंच रहे, जिम्मेदारी आप पर बड़ी है, किस तरीके से आप देखते हैं मुकाबला कांग्रेस के साथ? नहीं, देखिए बागेश्वर उपचुनाव में मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ और सरकार की तरफ से भी अधिकृत किया गया है और लगातार मैं वहाँ पे रहा हूँ। 10-11 दिन से मैं वहीं था और बहुत अच्छा एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है वहाँ पर। जो वहाँ की देवतुल्य जनता है वो लगातार पिछले 4 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय चंदन राम दास जी को जिता रही थी। किसी कारणवश उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे लिए कि वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन आज जब उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है, बागेश्वर उपचुनाव से टिकट दिया है, तो लोगों का काफी सिंपैथी भी उनके साथ है। जो विकास कार्य चंदन राम दास जी ने किया है उसको लेके लोगों का साथ हमको मिल रहा है और जो हमारी संगठन की शक्ति है, जो हम लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के बीच काम किए हैं, उसका बहुत बड़ा फायदा हमको मिल रहा है। जहाँ तक कांग्रेस की आपने बात करी, देखिए कांग्रेस का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के कितने बुरे हालात बागेश्वर चुनाव में थे कि उनके खुद के जो पिछली बार कैंडिडेट जिन्होंने लड़े थे रंजीत दास जी, जिनका नाम भी पैनल में गया था कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया उसका पैनल में कहीं नाम नहीं था और उनको एक नया कैंडिडेट इम्पोर्ट करना पड़ा आम आदमी पार्टी से, कि उनको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं था कांग्रेस को, इसलिए उनको आम आदमी पार्टी का आदमी इम्पोर्ट करना पड़ा। और पब्लिक समझ रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा वो कहीं ना कहीं। वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव के लिए बनाए गए स्टार प्रचारक के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 और 3 सितंबर को बागेश्वर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सैनिकों के साथ संवाद करेंगे और अन्य स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम भी तय किए जा चुके हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नामांकन में गए थे, उसके बाद वर्चुअल एक सभा उनकी हुई है। उस वर्चुअल सभा में वहाँ के जो नगर पालिका के चेयरमैन थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सत्ता ली। उनकी धर्मपत्नी वो ब्लॉक प्रमुख रही है कांग्रेस से, उन्होंने बीजेपी से सत्ता लिया। अभी 2-3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 सभाएं हम लोग वहाँ करेंगे। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री साहब सभा में रहूँगा। इसके अलावा हमारे जो प्रदेश सरकार के मंत्री जो हमने स्टार प्रचारक रूप में जिनका नाम हमने रखा हुआ है,
उनमें धन सिंह रावत जी का प्रवास 31 और 1 तारीख को रहने वाला है। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम भी वहाँ से होकर आए हैं। आज हमारी सह प्रवासी प्रभारी रेखा वर्मा जी वहाँ पहुँच चुकी हैं। इसके साथ साथ गणेश जोशी जी का कार्यक्रम 2-3 तारीख को हमने वहाँ रखा है। सैनिकों के बीच में उनकी बैठकें होंगी। हमारे जो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं सौरभ भगवाना जी लगातार व्यापारियों से संपर्क का और उनसे समर्थन की दृष्टि से उनके से भेंट का कार्यक्रम उनके द्वारा बनाया गया है। हमारे 40 शक्ति केंद्र है, 40 शक्ति केंद्र में हमने पूर्णकालिक कार्यकर्ता आसपास के जो जिले हैं, अल्मोड़ा जिला है, उत्तराखंड से कार्यकर्ता उनको हमने प्रत्येक शक्ति का दायित्व दिया है। और हमारा लक्ष्य मूल बिंदु बूथ जीता चुनाव जीता, तो बूथ अध्यक्ष केंद्रित और अपनी बूथ टोली केंद्रित हमारा चुनाव रहेगा और हम अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे 2 दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर हैं। वहीं विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। जिला योजना, अपराध, कानून व्यवस्था, लंबित भूमि प्रकरण समेत तमाम योजनाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए सचिव सुरेंद्र नारायण ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप सरकार सरलीकरण, समाधान, संतुष्टि की दिशा में आगे बढ़ रही है। लाभार्थिक योजनाओं का पात्र व्यक्ति को लाभ मिले और अधिकारियों का रवैया जनता के प्रति सकारात्मक हो, जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो, इन सब बातों का अधिकारी खासा ध्यान रखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सचिव सुरेंद्र नारायण ने इस पर बात जोड़ी और कहा कि जनप्रतिनिधियों, कई संगठनों के पदाधिकारियों समेत मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। इसमें उन्होंने कहा कि संवाद के दौरान महत्वपूर्ण बिंदु व फीडबैक आया है और उसे सरकार के स्तर पर सुझाव रखे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अंतर्गत सरकार ये चाहती है कि सभी विभागों में सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण के दिशा में हम आगे बढ़ें और जो भी पैसा आ रहा है और जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उसका वास्तव में लाभार्थियों को लाभ मिले, विभाग के अधिकारी जो है जनता के प्रति जवाबदेह हों और अधिकारियों का जो एटीट्यूड है वो जनता के प्रति सकारात्मक हो और लोग वास्तव में लाभार्थी परक योजनाओं का ग्राउंड पर भौतिक सत्यापन भी हो और जो वास्तविक लाभार्थी उनको लाभ मिले। आज हमने ज़िले की जो योजनाएं थी, चाहे वो केंद्र पोषित हो, राज्य पोषित हो, बाह्य सहायतित योजनाएं हो, जिला योजनाएं हो, उनकी समीक्षा किया। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, अन्य जो विकास कार्यक्रम है या अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति है, वन भूमि के जो लंबित प्रस्ताव हैं, उन सब की समीक्षा की है। और जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, मैंने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जनपद के जो डीएफओ हैं उन सबको जो है उनसे अपेक्षा की है कि जो सरकार की मंशा है कि शीघ्र से जो है कार्यों का निस्तारण हो, जिससे कि योजनाएं जो धरातल पर समय से उतरे। इन सभी बिंदुओं पर जो फीडबैक आया है और जो सकारात्मक चर्चा हुई है उसके अनुसार हम लोगों को जो करेक्टिव मेजर्स लेना होगा उसके संबंध में सरकार के स्तर पर सुझाव। सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड शासन सचिव व भाषा विभाग के सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी अपने 3 दिवसीय पीढ़ी दौरे पर हैं। वहीं सचिव विनोद रतूड़ी और जिलाधिकारी पौड़ी को एक महिला समूह ने राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। ये राखी महिला समूह ने चीड़ के पेड़ की पत्तियों और चावल से तैयार की है, जबकि कुछ हैंडमेड काड़ियां भी महिला समूह ने बनाई है। इससे पहले सचिव ने उनकी इस राखी की तारीफ की। वहीं सचिव ने जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों से सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। ये प्रोग्राम है सरकार का, सरकार जनता के द्वार, उसके तहत सचिवों को हर जनपद में भेजा जा रहा है। उसमें जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, भारत सरकार के प्रोग्राम हैं और जो प्रोग्राम या योजनाएं इफेक्ट डाल सकती हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं या उनकी इनकम को बढ़ा सकती हैं, उन योजनाओं की समीक्षा चल रही है। उसमें डीएम साहब यहाँ पे हैं। और जहाँ तक आपदा की बात है तो आपदा परिचालन केंद्र डीएम साहब ने अपने नज़दीकी बनाया है जहाँ वो रहते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है इसमें कि आपदा आते ही या कोई भी सूचना आते ही कलेक्टर को पहले सूचना हो जाती है, तो उससे वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाता है। बाकी विकास तो सतत प्रक्रिया है और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अधिकारी
अच्छा काम नहीं करते हैं, तो उनको भी हम देख रहे हैं। सरकार की ओर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, जिले की ओर से भी हो रही है, और प्रभारी मंत्री जी जब आते हैं तो वो भी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है। इसी के तहत सरकार जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उनकी समस्याओं को समाधान कर सके, ये उद्देश्य है। पहल की थी और इसमें कुछ ब्लॉक्स में शायद कुछ लोगों ने पहल की थी, जो मेरी जानकारी है। और मैं भाषा विभाग का सचिव हूँ, तो उसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी लोक भाषा बोली अकादमी भी है। तो हमने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि वो हमें भी उसका प्रस्ताव भेजें, देखें उस पर शिक्षा विभाग और भाषा विभाग मिलकर क्या कर सकते हैं। और क्योंकि ये माना जाता है नई शिक्षा नीति में कि जो आपकी मातृभाषा है, जिसमें भी आप बोलते हैं कब्जाना, तो बच्चा ज़्यादा अच्छा समझ सकता है। कब्जाना, क्या करना, कि लेखना, ठीक है। ये हमने चीड़ की टोकरियाँ बना रखी हैं, खजूर की टोकरियाँ बना रखी हैं और चीड़ की राखियाँ भी बना रखी हैं। और सर हम इनको बेचना चाह रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा मार्केट नहीं मिल रहा है। हमने राखियाँ बना रखी है, इसमें बहुत सारी रंग बिरंगी कलर और चीड़ के पत्ते से खासकर राखियाँ बनाई हैं हमने, और जो सर को भी पसंद आई है राखी। तो अब देखते हैं सर की वो हमें बेचते हैं, नाम देते हैं कि नहीं देते हैं। सर जो हमारे घर की चीज़ें जो हम लोग समूह से बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे बड़े अधिकारी लोग हैं वो खरीदेंगे, तभी मतलब हम लोग कोई और खरीदेगा। जब हम लोग अधिकारी लोग नहीं खरीदेंगे तो कोई नहीं खरीद पाएगा उनको, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि मतलब अच्छा है कि नहीं है। लेकिन जब बड़े लोग ऐसे बोलेंगे कि इनको खरीदो, ये करो, वो करो, तो फिर मतलब वो मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। सर मैं तो बोलूँ कि मतलब हम लोग जितना समूह, जो भी समूह है, सारी चीज़ें हमारी सरकारी खरीदे उनको और हमारी आमदनी बढ़ाएं उसमें। हाँ जी, बहुत सारा लाभ होगा, क्योंकि हमारी सारी महिलाएं जो है समूह से जुड़ चुकी हैं। लेकिन सर क्या होता है, हमें मार्केट नहीं मिलता है। अगर हम कोई भी चीज़ें बनाते हैं उसमें मार्केट नहीं मिलता है, उसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और जब मतलब जो मार्केट में बन रहा है, तो हमारे जो बड़े अधिकारी लोग, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि वो हमारी चीज़ों को मतलब बेचने का कष्ट करें। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में बाइक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें भिड़ंत के चलते हादसे में पति पत्नी बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी। थाना क्षेत्र का किशनपुर जमालपुर गांव है। ये पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारी में गए थे झबरेड़ा थाना क्षेत्र में। वापसी में किसी एक जगह झबरेड़ा थाना क्षेत्र में ही ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हुई और ये मौके पर ही पति पत्नी की मौत होगी, एक बच्ची की मौत होगी, एक बच्ची लाहौर बची। कितने थे टोटल? ये 4 थे, 2 बच्चे थे और पति पत्नी दोनों थे। मौके पर ही मौत होगी। चौथी बच्ची बटी है, छोटी सी 3 साल की होगी। एक ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक पर सवार महिला और पुरुष की टक्कर हुई और उसमें बाइक सवार दोनों महिला और पुरुष की मृत्यु हो गई है। बच्चे को भी चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस संबंध में ट्रैक्टर को कब्जे पुलिस ले लिया गया है। ड्राइवर मौके से फरार है, जिसकी तलाश कराई जा रही है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आप लोग उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में ड्रग विभाग को हरबटपुर क्षेत्र से ट्रक द्वारा संदिग्ध रूप से दवाइयां ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके चलते ड्रग विभाग की टीम हरबटपुर पुलिस चौकी पहुंची और दवाइयों का ट्रक ले जा रहे व्यक्ति से पूछताछ कर जानकारी हासिल की गई। साथ हरबटपुर से स्थित संबंधित फर्म के गोदाम पर पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम देते हुए गोदाम में रखे दवाइयों के स्टॉक व कागजाती की जांच पड़ताल की गई। हालांकि इस दौरान ड्रग विभाग की टीम को जांच पड़ताल में ट्रक में ले जाया जा रहा था, वहीं दवाइयों के कागजात मात्र सही पाए गए और लेकिन ड्रग विभाग की टीम को फर्म के इस गोदाम में भारी अनियमितताओं के साथ ही भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां और कुछ कंपनियों की बिना कागजात की दवाइयां बरामद की गई, जिसके चलते ड्रग विभाग की टीम द्वारा गोदाम में रखे दवाइयों के पूरे स्टॉक को सीज करते हुए यहां से दवाइयों की सेल व परचेज पर रोक लगा दी गई।
सुबह विकासनगर पुलिस से फ़ोन आया था कि इन्होंने कोई ट्रक जो पकड़ा है दवाइयों से भरा हुआ है और हरपुर चौकी में वो खड़ा है और उसमें 2 लोग भी हैं जिनसे पूछताछ की जानी है और प्रकरण में जांच हुई है। तो मैंने ड्रग कंट्रोलर महोदय से जो है इसमें अनुमति प्राप्त करके विजिलेंस के साथ एफडीए विजिलेंस टीम के साथ में हरपुर चौकी पहुँचा, जहाँ पे हमने जो 2 लोग वहाँ पे बैठे थे जो ट्रक में भी सवार थे, ट्रक दवाइयों से भरा हुआ था, तो उनसे पूछताछ की है। उन्होंने उन दवाओं के क्रय विक्रय अभिलेख हमको उपलब्ध करवा दिए थे, लेकिन इनकी एक फर्म यहाँ पे अकाउंटा रोड पे स्थित है, ब्लू जोन हेल्थ केयर के नाम से। तो मई पुलिस टीम हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे हमने देखा तो दवाओं का क्रय विक्रय जो किया जा रहा है और जो दवा यहाँ पे भंडारित पाई गई है उनके भंडारण की स्थिति अच्छी नहीं थी और कुछ दवाओं के इनके पास क्रय विक्रय अभिलेख भी मुख्यतः उपलब्ध नहीं पाए गए हैं। इसमें 2 लोग पार्टनर हैं, तो कुछ अनियमितताएं जो भी पाई गई उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत हमने इसको जो स्टॉक है उसको फ्रीज कर दिया है। मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर विशाल मिश्रा ने रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने 30 करोड़ की लागत के निर्माणाधीन बहुउद्देश्य हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समयबद्धता से दिसंबर 2023 तक पूर्ण किया जाए और निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही विशाल मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ किसी भी दिशा में समझौता नहीं किया जाएगा। किया गया है, क्या कुछ कहना है? जनपद उधम सिंह नगर में ये एक स्टेडियम का जो निर्माण है वो भी कार्यरत है, निर्माणाधीन है और निरीक्षण का उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो कार्य है वो गुणवत्तापरक रहे और यदि इंस्पेक्शन के दौरान कुछ कमियाँ निकलती हैं तो उनको दूर किया जा सके। आज के इस निरीक्षण के क्रम में निश्चित किया गया है कि जो भी कार्य हो वो गुणवत्तापरक हो और दिसंबर जो इनकी डेडलाइन है उसके पहले हो और समय समय पर इसकी मटेरियल टेस्टिंग और इंस्पेक्शन भी होते रहें और बास्केटबॉल और जितने भी तरीके के स्पोर्ट्स हैं उसको देखते हुए हमें यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जानी है। तो यदि उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है खिलाड़ियों की ज़रूरत के हिसाब से तो उसको भी इनकॉर्पोरेट। वहीं हल्द्वानी उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश के तहत हल्द्वानी वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दरअसल हल्द्वानी के प्रभागीय वन अधिकारी के दिशा निर्देशों पर गोलापार स्थित कालू खेड़ा समेत अन्य वन क्षेत्रों से वन विभाग की टीम ने 7 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। साथ ही अतिक्रमण मुक्त भूमि पर वन विभाग ने 1500 विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी और वन विभाग वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे जो हल्द्वानी डिवीज़न में कुछ अतिक्रमण है वो काफ़ी सालों से कंटिन्यू चला रहा है। तो अभी 27 तारीख को ये चकाता रेंज का एक कालूखेड़ा ब्लॉक है, उसमें हमने 2.86 हेक्टेयर ज़मीन जिसमें खेती की जा रही थी उसको खाली करा के उस पर वृक्षारोपण कार्य करा दिया गया है। और इसी तरह हमारा अभियान चल रहा है, पूरा हम ऐसी ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं जिस पे खेती हो रही है, तो उसको लगातार खाली कराने का प्रयास हमारा रहेगा। सर अभी जो कराई गई है कितनी हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई है और क्या क्या उसमें करा गया है? 27 तारीख से पहले तक हमारे 27 हेक्टेयर करा चुके थे और 27 तारीख को हम 2.86 हेक्टेयर और खाली कराया है। जो भी हम खाली कराते जा रहे हैं उसमें हम प्लांटेशन करते जा रहे हैं। 28 तारीख को एक आदेश हुआ है काठगोदाम में धार्मिक स्ट्रक्चर को लेकर के, उसमें क्या? हाँ, उसमें ये हमने एक इविक्शन ऑर्डर पास किया है और जो एक्ट में है उसमें ये प्राविधान है कि कम से कम आप 10 दिन का उसे समय देंगे पार्टी को। तो अभी हमने 8 तारीख तक का उनको समय दिया है कि 8 से पहले उसको आप जो भी स्ट्रक्चर है उसको हटा लें। 8 तक नहीं हटाते हैं तो देन फिर बलपूर्वक कार्रवाई। वहीं प्रदेश में खनन माफियों के हौसले आज भी बुलंद है, जिसके चलते लगातार नदियों से अवैध खनन का कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश हैं कि खनन माफियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि देहरादून जिलाधिकारी सैनिकों की माने तो बारिश के चलते राजधानी में अभी कहीं पर भी अवैध खनन नहीं हो रहा है।
बावजूद इसके फिर भी किसी भी तरह की कोई शिकायत सामने आती भी है तो एसडीएम की अध्यक्षता में एंटी माइनिंग टीम का गठन भी किया जा चुका है, जो कि रात के समय में भी मुस्तैद रहकर खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रही है। हमारे यहाँ एंटी माइनिंग टीम बनी हुई है, जो कि एसडीएम की अध्यक्षता में बनी हुई है। और अभी क्योंकि बरसात का सीज़न है, एज ऑफ नाउ तो कहीं खनन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि बीच बीच में शिकायतें आती रहती हैं कि नदी में से कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, तो हमारी टीम रात को भी जाती है। कल भी कार्रवाई हुई है, करीबन 8-10 कल भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज और डंपर सीज किए गए हैं, और उससे पहले भी डेली बेसिस पे हमारी टीम जा के कार्रवाई कर रही है। एसपी देवेंद्र पेंचा के आदेशानुसार चंपावत जिले में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के अभियान चलाया जा रहा है। वहीं भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्कूलों में पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में बनबसा थाना क्षेत्र के मंगलम बैंकेट हॉल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बच्चों की काउंसलिंग को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर चंपावत पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान की सराहना की, तो वहीं लीलाधार भट्ट मेमोरेबल ट्रस्ट हल्द्वानी ने अपनी सहयोग प्रदान किया और बच्चों को पाठ्य सामग्री के स्कूल बैग, ड्रेस, जूता और पाठ लेखन सामग्री वितरित की। पूरा करता ये हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसे बच्चे जो कि किसी भी कारण के अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे, शिक्षा से दूर हैं, ऐसे बच्चों को पहचान करके उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, उनकी सहायता करना, ये हमारा ऑपरेशन मुक्ति चल रहा है। और इसमें हल्द्वानी स्थित डॉक्टर लीलाधर मेमोरियल समिति है, इनके सहयोग से बच्चे स्कूल में एडमिशन करवाया गया, उनको शिक्षण सामग्री, पुस्तकें, किताबें, बैग, जूते इत्यादि प्रदान किए गए, जिससे कि बच्चे स्कूल में जाएं और अपना अच्छे से पढ़ाई करके अपना भविष्य सुधार सकें। आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।